हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हर साल इलेक्ट्रोमेट से क्वेश्चन आना पक्का है ही है। इस चैप्टर के अंदर आप थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स तीनों चीज़ों को यूज़ करते हो। चिंता मत करो, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी तो मैं बैठा हूँ, उसके लिए मैं आपको समझा दूंगा चीज़ें कहाँ कहाँ काम में आएंगी। बट हाँ, अगर आपके चैप्टर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप चैप्टर बहुत आराम से मूव कर सकते हो। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको चीज़ें रिकॉल करवाता रहूँगा, याद करवाता रहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। देखो, हर दिन हर रोज़ अभी भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं। कैसे? मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा माइक है, इसको चलाने के लिए मुझे सेल्स यूज़ करने पड़े, बैटरीज़। वो बैटरीज़ किसके प्रिंसिपल पे काम करती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे काम करती है। आपके मोबाइल फ़ोन्स, टीवी का रिमोट है ना, कैमराज के रिमोट्स, मतलब जहाँ भी कहीं एक बैटरी यूज़ आ रही है, सेल यूज़ आ रहा है, वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिना हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। ना मैं बोल पाता, मतलब मैं तो बोल पाता, लेकिन ये माइक सुन नहीं पाता, और ये माइक सुन नहीं पाता तो है ना, कोई बात नहीं। खैर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पर यूज़ बहुत ज़्यादा, आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो। तो और चीज़ सीखते हैं चीज़ों को कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, नाम से पता लग रहा है, नाम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर आप केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन सीखते हो। सही है? चलो, तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखवा रहा हूँ, ये तो ना समझा दिया मैंने आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर को हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले आपको आइडिया दूँ थोड़ा सा, तो पहले हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल क्या होता है आप अभी थोड़ी देर में देखने वाले हो। उसके बाद इस चैप्टर को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फिर वहाँ पर हम एक सेल देखेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। ओवरऑल इस चैप्टर के 3 मेजर पार्ट हैं, तीनों ही अपने आप में डिफरेंट पार्ट्स हैं, और तीनों ही आपको अच्छे से डील करने आने चाहिए। तो आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसको आप खाली सेल्स भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोल लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब वो कन्वर्ट हो रही होगी तो कहीं ना कहीं हो तो रही होगी। तो जिस जगह, जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, उस डिवाइस का नाम हम लोगों ने क्या रखा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंटर कन्वर्ट है ना। इंटर कन्वर्ट का मतलब, मैं छोटी फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको इसमें भी और इसको इसमें भी, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इनटू ईच अदर। इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आप जो डिवाइस यूज करते हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर आप सिंपल इसको सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो बेसिक चीज सीखनी है, सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2। तो आओ क्लासिफिकेशन सीखते हैं डायरेक्ट। जो पहली कैटेगरी हमारे पास वो है गैल्वेनिक सेल्स। तो गैल्वेनिक सेल, या फिर आप इन्हें वोल्टाइक सेल के नाम से भी जान सकते हो। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। बचपन में आपने पढ़ा भी है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक सेल होता है डैनियल सेल। अभी हम उसकी वर्किंग भी सीखेंगे, बट हाल फिलहाल मैं आपको इनकी कुछ बेसिक डिफरेंस अगर सिखाऊं तो देखो, गैल्वेनिक सेल क्या करता है
गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, जैसे मैं आपको अपने घर में जो टीवी रिमोट में आप यूज़ करते हो सेल, पेंसिल सेल, वो बेसिकली एक डैनियल सेल है। आप देखते हो कि जैसे आप सेल लगाते हो रिमोट में, रिमोट काम करना शुरू कर देता है। तो हो क्या रहा है, उस सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को वो सेल किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। सही है। अब मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। तो अगर ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कर रहा होगा? इसका उल्टा काम कर रहा होगा। दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सही बात है। तो ये क्या करेगा? उसका उल्टा काम करेगा। कैसे? जैसे मान लो आपका फोन ले लो, आपका फोन होता है ना, फोन डिस्चार्ज होता है, कोई भी रिचार्जेबल सेल देख लो, है ना, आजकल रिचार्जेबल सेल भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे सेल आपका डिस्चार्ज होता है, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके वापस से क्या करते हो? रिचार्ज करते हो। तो उस केस में क्या हो रहा है, आप जो इलेक्ट्रिक सोर्स से करंट ले रहे हो, वो करंट उस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर हो रहा है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस। पहला गैल्वेनिक सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। फिर जो दूसरा बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आप ध्यान रखें, ये आप अभी तो नहीं सीख पाओ, मतलब समझ नहीं पाओगे। अभी अपन जब वर्किंग सीखेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू occurrence of or spontaneous reaction in the cell। इस सेल के अंदर क्या हो रही होती है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होने पर क्या होता है? देखो, हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हो सकता है आप भूल गए तो मैं रिकॉल करवा दूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर होल्डर, अगर मैं इसको छोड़ दूं, गिर गया, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अपने आप गिर रहा है ना? बताओ, क्या मुझे इसे पकड़ के नीचे लाना पड़ रहा है? नहीं ना। तो ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। बताओ, क्या ये मार्कर अपने आप नीचे से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता ना, मुझे इसको पकड़ के ऐसे ले जाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जो अपने आप नहीं होता, जिसको आपको करवाना पड़ेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था इस होल्डर का नीचे से ऊपर जाना, ये अपने आप नहीं जा रहा है। क्या ये कभी भी ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है ना। कब? जब मैं इसे पकड़ के ऊपर ले जाऊँ। देखो, जा रहा है अब। तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होते हैं, लेकिन उनको करवाने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स, मैं यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स हूँ, एक एक्सटर्नल सोर्स को कॉन्स्टेंटली क्या करनी होती है? एनर्जी सप्लाई करनी होती है। बात समझ रहे हो? तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज है, उस रिएक्शन में जो भी एनर्जी आई, उस एनर्जी को ये सेल किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ जाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी। तो इस तरह के सेल में आप बाहर से करंट लेते हो और सेल के अंदर रिएक्शन को कैरी करवाते होते हैं। ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है? अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out by supplying current
फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी। एक एक्सटर्नल बैटरी को लगाकर आप यहाँ पर क्या करते हो, करंट सप्लाई करते हो। कौन से सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कि एक गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल में एक एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो आप करंट सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, साइन कन्वेंशन। अगर आप एक गैल्वेनिक सेल की बात करो तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो होता है नेगेटिव। क्यों? वो आप अभी सीख जाओगे जब हम गैल्वेनिक सेल की वर्किंग करेंगे, थोड़ी देर में आने वाले हैं वहाँ पर। दूसरा, कैथोड यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है उल्टा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। ये तो बड़ा डिफरेंस। दूसरी चीज, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अकर्स, और यहां कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। कौन से सेल में? गैल्वेनिक सेल में। सही ना? तो देखो, एनोड नेगेटिव है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पॉजिटिव है, यहां पर क्या होता है? रिडक्शन। तो बताओ यहां पर क्या होगा? नहीं, उल्टा नहीं होगा, सेम रहेगा। चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये तीन माइन्यूट से और बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में पता होने चाहिए। सही है? कॉपी करें। फिर हम लोग बात करते हैं अपने पहले टाइप ऑफ सेल की, जिनका नाम है गैल्वेनिक सेल्स। वो क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे वो काम करते हैं। तो देखो, अब हम अपने चैप्टर का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल। ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखना है। गैल्वेनिक सेल का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है एक डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। तो आओ देखते हैं डेनियल सेल क्या होता है और कैसे आपका ये सेल काम करता है। डेनियल सेल बेसिकली जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना हुआ एक सेल है। किसी भी गैल्वेनिक सेल को बनाते टाइम आपका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्कुल डेनियल सेल के जैसा ही होता है। इसमें क्या है, देखो, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर दो मेटल्स होते हैं। ये तो आपने बचपन से सीखा ही है। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर लाई करता है, दैट इज जिंक इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बताओ, अगर ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या? इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है ना? तो हम बोल सकते हैं इसकी हाई इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है डोनेट करने की। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है ना? ये इसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो जिंक के खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा। जैसा हमने भी डिस्कस किया, वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इसका मतलब जब आप डेनियल सेल बनाओगे, तो बताओ जिंक किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। सही है? सेम चीज अगर आप कॉपर को देखो तो कॉपर जिंक से लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो जो हमारा कॉपर है Cu, इट इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा, इसका रिडक्शन ईजी होगा। और अगर इसका रिडक्शन ईजी होगा तो बताओ आपका ये जो कॉपर है ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। तो जब हम डेनियल सेल बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है? जिंक काम करेगा एनोड की तरह और कॉपर काम करेगा कैथोड की तरह। तो आओ कंस्ट्रक्शन सिखाता हूँ मैं आपको, बेसिक कंस्ट्रक्शन गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हम दो कंटेनर्स लेते हैं।
तो आप मेरे साथ साथ बना सकते हो ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, है ना। और ऐसे आप 2 कंटेनर्स लोगे, इन कंटेनर्स में आप लगाओगे अपना इलेक्ट्रोड। तो जैसे हमने बात की यहाँ पर एक जिंक का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का। तो मान लो ये मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोनों का सेम ही रख लेता हूँ कलर, क्या फ़र्क पड़ेगा, नेमिंग तो कर ही देंगे, ठीक है। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड और ये है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करते हो, जिस सोल्यूशन में आपने मतलब जिस कंटेनर में रखा है उसमें आप एक सोल्यूशन भरते हो। इस सोल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इन जनरल हम जिस मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसी के एक सॉल्ट का, उसी के एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो इसमें आप ZnSO4 को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो। ध्यान देना, आप इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हो। ये ZnSO4 पानी में जाते ही, बताओ, पानी में जाते ही ZnSO4 एक्वस किस में ब्रेक हो जाएगा? Zn2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस होगा ना। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में बहुत सारे Zn2 प्लस आयंस और SO4 2 माइनस आयंस घूम रहे होंगे। सिंस अभी नंबर ऑफ Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस आयंस सेम होंगे तो ये सोल्यूशन होगा वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। सही बात है। तो हम क्या करते हैं, जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसी मेटल का एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट आप एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपने जिंक यूज किया ना, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, CuSO4 को एक्वस को एज क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ठीक है। चलो जी, ये काम अपना हो गया। जैसा मैंने आपको बताया, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? एनोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा? कैथोड। सही है। अब सीखते हैं वर्किंग। क्या सीखते हैं? वर्किंग। ये सेल काम कैसे करेगा? तो देखो, ये सेल अभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोसेसिंग कैसे होती है उस चीज़ को आप समझें। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको समझा देता हूँ, ध्यान रखना। मतलब ज़रूरत नहीं लिखवाने की, पर हाँ, आपको कोई बताएगा नहीं ये चीज़। लोग क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, बोल देंगे किसको इससे कनेक्ट कर दो, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा दो, आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्या आपको वर्किंग सीखने का हक नहीं है ना? चलो वर्किंग सीखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद को पता लगेगा कि एक्चुअली हो क्यों रहा है ये सब। होगा क्या, जैसे आपने जिंक इलेक्ट्रोड को Zn2 प्लस सोल्यूशंस के साथ कॉन्टैक्ट में रख दिया, अब आप देखो क्या होगा। ये जिंक है, जैसा हमने बात की, जिंक का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर कर Zn2 प्लस आयन बना लेगा। तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रोड से Zn2 प्लस आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पर। बोलो सही बात है ना? तो होगा क्या, जैसे ही एक Zn2 प्लस सोल्यूशन में आया, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, मतलब रिलेटिवली इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सोल्यूशन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो, इसके आने से पहले Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस दोनों का नंबर क्या था? सेम। अब एक एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आ चुका है तो सोल्यूशन पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। और सिंस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ चुका होगा? नेगेटिव। इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन्स का अकुमुलेशन होगा और वहां नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसीलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो टेबल बनाई थी उसमें लिखा था कि गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो आपका जिंक का एनोड बना, बताओ इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। पोलैरिटी, तो एनोड की पोलैरिटी कैसी हुई? नेगेटिव। समझ में आया ना? तो यहाँ से देखो रीज़न क्यों जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। अब अभी तो काम की चीज़ और, अब क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? सोल्यूशन में प्रेजेंट दूसरे Zn2 प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो एज सून एज ये Zn2+ नीचे गया, ये इलेक्ट्रोड अपने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे Zn2+ को खींच लेगा अपनी तरफ और रिएक्शन रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। क्यों? कि जितना Zn2+ गया उतना ही Zn2+ वापस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गया। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड को ऐसे रख के छोड़ दूं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ बात करते हैं कॉपर के लिए, फिर बताऊंगा मैं आपको काम की चीज़। ऐसे ही आपके पास USO4 का सोल्यूशन है, यहाँ पर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो क्या होगा, सोल्यूशन में से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेंगे, कॉपर सॉल्वेंट। तो देखो सोल्यूशन में से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब सोल्यूशन पर रिलेटिवली कैसा चार्ज आ चुका होगा, नेगेटिव। अगर सोल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा आ चुका होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना भाई, पहले इसमें इक्वल नंबर ऑफ Cu2+ और SO4 2- आयन थे, अब Cu2+ कम हो गया तो सोल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन भी ये इलेक्ट्रोड ही प्रोवाइड करवाएगा। कैसे, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हाल फिलहाल मैं ये बोल सकता हूँ कि सोल्यूशन रिलेटिवली नेगेटिव है और इलेक्ट्रोड रिलेटिवली कैसा है, पॉजिटिव। इसीलिए कैथोड गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव। समझ रहे हो? एज सून एज ये Cu2+ यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर कॉपर निकलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक सकती है ना। ऑल्दो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए, अपने आप नहीं होगा। तो आप देखो अब हम क्या करते हैं, इसको भूल जाओ, आप तो यहाँ बात करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही ना। इस Cu2+ को इस मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, जब आप क्या कर दोगे, इस एनोड और इस कैथोड को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, जैसे ही जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा, इस इलेक्ट्रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इस वायर के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। और कॉपर इलेक्ट्रोड से ये 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में जो Cu2+ है वो गेन कर लेगा और कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब टाइम के साथ साथ क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो गए, तो अब इसका डिपोजिशन बंद हो जाएगा। अब Zn2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, कहाँ तक, कॉपर इलेक्ट्रोड तक। तो देखो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड्स वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। बताओ क्या सर्किट में करंट जनरेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट तो जनरेट होगा ही होगा। तो काम की बात यह है कि जब तक आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक तो आपका सेल बन ही नहीं सकता है। कनेक्ट करते ही क्या होगा, सिंस जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँचेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँचेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। बताओ करंट किधर से किधर फ्लो होगा, हाँ वेरी गुड, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड तक, क्योंकि करंट फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। सही बात है ना। आओ अपने सेल की वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। ये सब आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको समझना था कि कैसे आपका ये सेल काम कर रहा है। तो सेल में क्या होगा, यहाँ से Zn2+ आयन सोल्यूशन में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होंगे वो इस वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, एनोड तक, है ना। ये आपने लिख लिया होगा, साइड में लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझा चुका हूँ मैं आपको। तो इस वायर के थ्रू क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। बीच में डिफ्लेक्टर है जो आपको करंट की प्रेजेंस बताएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड में। तो देखो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है तो बताओ करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगा उल्टा,
that is from cathode, that is your copper electrode to anode, which is your zinc electrode. सही है। एक और काम की चीज, ये जो आपने वायर बनाया है, ये वायर वाला पार्ट, इसको हम इसका एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल। अभी भी देखो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये दोनों सॉल्यूशंस कांटेक्ट में नहीं हैं, तो इनको कांटेक्ट में लाने के लिए हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ी करते हैं, और उस स्ट्रक्चर का नाम आप सभी ने सुना तो होगा, इसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो आओ बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज और देखते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज में एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है। इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर हम पेस्ट फिल करते हैं, एंड दैट पेस्ट इज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मैं पूरा डिटेल लिखवा दूंगा इसका। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, आपका जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइक KCl। एग्जाम्पल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, ये सब आपके कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सेल का इनर सर्किट कंप्लीट करता है। कौन सा सर्किट कंप्लीट करता है? इनर सर्किट कंप्लीट करता है। तो ये आपका है बेसिक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल। यहाँ से क्या हो गया? जिंक और कॉपर सॉल्यूशन कांटेक्ट में आ चुके हैं। ध्यान देना, यहाँ पर ये सारा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ से जिंक आयन ट्रेवल करके कॉपर के पास नहीं पहुँचे, और कॉपर आयन ट्रेवल करके जिंक के पास नहीं पहुँचे, बस दोनों में कांटेक्ट बनाया गया है। अभी आप ये भी सीखोगे कि सॉल्ट ब्रिज इन दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। कैसे रखता है वो भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले आप ये सेल बनाओ, फिर हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें जो सेल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, उस बारे में बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सिग्निफिकेंस क्या है और इस सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर मेन काम क्या है। कॉपी करो, डिस्कस करते हैं। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम सेल रिएक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, इस सेल में एनोड जो इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पर तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड आपका इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये हमने सीख लिया है कि जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर जिंक का ही क्या होना है? ऑक्सीडेशन। तो देखो सिर्फ रिएक्शन लिखना आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन में आप चीज़ें लिख रहे हो उसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। तो आप देखो एनोड पर क्या होगा? एनोड पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है उससे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस साथ में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ठीक है, तो जिंक ने क्या किए? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 1 मोल जिंक के लिए कितना? 1 मोल जिंक के लिए एनोड पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। यही 2 मोल इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू एनोड से कहाँ पर जाएंगे? कैथोड पर। ठीक, तो आप सिंपल बोल सकते हो, दीज इलेक्ट्रॉन्स will be transferred to cathode by this wire। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2 प्लस एक्वस आयंस हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या होगा? Cu सॉलिड की फॉर्म में कॉपर का डिपोजिशन चालू हो जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास एक सेल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जिंक एनोड डिसॉल्व होकर Zn2 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और सोल्यूशन से Cu2 प्लस आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होंगे? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमको मिलेगी नेट सेल रिएक्शन। क्या मिलेगी? नेट सेल रिएक्शन। तो ध्यान दें, इस नेट सेल रिएक्शन में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ ट्रांसफर हुए? कैथोड पर। जिसको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन में
नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का हुआ, 2 का। ये आपको देखना आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। अगर आप पर मोल बात करोगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा। ये आप लोगों ने सीखा है, जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा कैंसिल आउट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैंसिल आउट कर रहे हो वो होता है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जैसे अभी इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का है, 2। मान लो यहाँ होता 3 और यहाँ होता 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 करता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 करता, और फिर इस रिएक्शन का नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होता, 6 होता। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को हम आगे भी यूज़ करेंगे तब देख लेंगे। और अभी हाल फिलहाल मैं आपकी नेट सेल रिएक्शन लिख सकता हूँ, तो बताओ नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी। नेट सेल रिएक्शन बनेगी जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस क्या बनेगा, Cu सॉलिड। और इस तरह से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एट एनोड जिंक विल डिसॉल्व एंड एट कैथोड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा, जिंक डिसॉल्व होगा, और कैथोड पर क्या होगा, कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा, और ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी। तो इस तरह से इस सेल रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी वजह से आपके सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सिंस एनोड पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, एनोड का साइन होता है नेगेटिव गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। नेट सेल रिएक्शन के बाद अब हम मिलते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्यों होता है, और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। आप इसे कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस की। तो देखो, हम बात करते हैं अब सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस की, कि हम आखिर सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं और वो यहाँ पर क्या क्या काम कर सकता है। तो देखो, जैसे आपका सेल डायग्राम है, ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो पहली चीज़, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये यू शेप्ड की ट्यूब लेते हैं इन्वर्टेड, पहले इसको सीधा ही रखते हैं, इसके अंदर हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बनाते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जेली लाइक पेस्ट बनाते हैं, जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर और जिलेटिन। वो खाई ना आपने जस्ट जेली, है ना, जस्ट जेली आती है आजकल, जेली वाली टॉफीज आती है, बस वैसा ही पेस्ट होता है। अगर अगर एक कंपाउंड है, सब्सटेंस है, जिसको अगर आप पानी में मिलाओ तो एक जेल सा, टाइट सा जेल बन जाता है। ठीक, तो आप क्या करते हो, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लोगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई दिए, KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3। इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डालकर आप उसमें अगर अगर मिक्स कर देते हो, जिससे क्या होता है, वो पूरा सोल्यूशन एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पेस्ट को आप इस ट्यूब में फिल करते हो और इन्वर्ट करके रख देते हो। ये दोनों एंड आप कॉटन से सील कर देते हो ताकि ये जेल आपका बाहर नहीं आए, सॉल्यूशंस मिक्स ना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पर रखते हो तो सॉल्ट ब्रिज का एक पर्पस है। सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले क्या करता है, इस सर्किट को कंप्लीट करता है। देखो, मैं बताया था ये कौन सा सर्किट है आपका, एक्सटर्नल सर्किट, और ये कौन सा सर्किट है, इंटरनल सर्किट है। तो सबसे पहले तो आप अगर लिखना चाहो सॉल्ट ब्रिज के बारे में, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो, इन अ सॉल्ट ब्रिज अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर और जिलेटिन is filled in, लिख लो, is filled in an inverted U-shaped tube, in an inverted U-shaped tube। ठीक है, चलो, ये तो बात हो गई सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, अब काम की बात है, इस सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर काम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये, दैट इज फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आओ एक एक करके देखते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला
और आसान सा फंक्शन इज इट कंप्लीट्स कौन सा सर्किट, द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। तो ये इस सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरी चीज और ये क्या करता है, देखो जैसे मैंने बता ही दिया, जब तक आप सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट नहीं करोगे आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इस सॉल्ट ब्रिज का, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ये समझने की चीज है, ये आपको रटना नहीं है, देखना है कैसे होता है, ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो बहुत ही ध्यान से देखें कि आखिर ऐसा क्या करता है कि सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेता है, और क्यों मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं क्यों चाहता हूं कि इन दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। आओ बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ अपने सेल का, ऑल्दो वो भी रफ जैसा ही था, बट ठीक है चलेगा, कोई नहीं। बताओ यहां पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड रखा हुआ था, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, आगे चलकर इस सेल का पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, एनोड कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। तो इस सेल पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे। तो देखो हम जब सेल पोटेंशियल या इस सेल का वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो हम जिंक का पोटेंशियल और कॉपर यानी एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, हमने सीखा कि यहां से जिंक आयन सॉल्यूशन में आना शुरू होंगे। तो इस सेल के वर्किंग से पहले यहां पर Zn2+ और SO4 2- इक्वल नंबर में थे, सही थे। अब क्या हुआ, जैसे सॉल्यूशन में Zn2+ आना शुरू हुआ तो Zn2+ का नंबर बढ़ जाएगा और SO4 2- आयंस का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो सही बात है। अगर ऐसा होगा तो इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। मतलब इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव आयंस का नंबर ज्यादा है तो रिलेटिवली इस पर कौन सा चार्ज आ चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। सेम चीज यहां पर, यहां से Cu2+ आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं तो पहले यहां पर इक्वल नंबर ऑफ Cu2+ एंड SO4 2- आयंस थे, लेकिन फिर क्या हुआ होगा, जब यहां से Cu2+ इस पर डिपॉजिट हुआ तो यहां से Cu2+ का नंबर कम हो गया। बताओ किसका नंबर ज्यादा होगा, SO4 2- और इस सॉल्यूशन पर रिलेटिव चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आप देखो इस सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज। बताओ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। अब आप किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे थे, एनोड का और कैथोड का। जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने जाओगे तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको इन दोनों सॉल्यूशन के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाएगा अपने आप ही। तो आपने मान लो जो वैल्यू निकाली 3 वोल्ट, आप मुझे बताओ क्या 3 वोल्ट में सिर्फ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं है ना, साथ में आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। मतलब आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की उसमें एरर आ चुका है। क्या आ चुका है, एरर। अब बताओ इस एरर को एलिमिनेट कैसे किया जाए। इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को न्यूट्रल बना देते हैं। इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0 नेट चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एनोड और कैथोड के बीच में ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मैं जब रीडिंग ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वो एरर फ्री तब आएगा जब मेरे दोनों सॉल्यूशंस क्या हों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पहली चीज, मुझे ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बनाने हैं, सही है। अब कैसे बनाने हैं, तो कैसे बनाने का तरीका क्या है, आप देखो मैंने यहां पे लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में मैंने भरा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल KCl, ठीक। तो K+ और Cl- भर दिया। अब बताओ यहां कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो यहां से ट्रैवल करेगा और पहुंच जाएगा इस सॉल्यूशन में, और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा।
बताओ यहाँ कौन सा चार्ज बन रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ से K+ चलेगा और यहाँ पहुँचेगा और इस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस डिफ्यूज होते हैं। जहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वहाँ नेगेटिव आयन डिफ्यूज होंगे, जहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वहाँ पर पॉजिटिव आयन डिफ्यूज होंगे और दोनों सॉल्यूशन के चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इस तरह से सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मैंने यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एनोड पर रिएक्शन हो रही है उसमें Cl- पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उस पर K+ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो आप अपने पॉइंट को कंप्लीट करें। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग oppositely charged ions of the inert electrolyte। तो ये इस सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सॉल्ट ब्रिज के बिना आपका सेल काम नहीं कर सकता है और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। सही है। थर्ड और एक और जो आपके एसएच डायरेक्ट तो नहीं पहुंचाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड, इट अवॉइड्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों सॉल्यूशंस की मिक्सिंग को रोकता है और एक टर्म होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको मिनिमाइज करता है। देखो, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो मुझे सर्किट कंप्लीट करने के लिए इन दोनों सॉल्यूशंस को कांटेक्ट में रखना पड़ता। उसके लिए हम एक SPM यूज कर लेते हैं। तो SPM के इधर मैंने फिल कर दिया ZnSO4 और इधर हमने क्या फिल कर दिया, CuSO4 का सॉल्यूशन। फिर से आपने लगा दिया इधर जिंक इलेक्ट्रोड, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड। सही है। अब क्या होगा, जिस मैंने आपको सिखाया, यहां से Zn2+ आयंस आएंगे तो जिंक के ऑक्सीडेशन से, तो इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन ज्यादा हो जाएंगे। देखो इस SPM के अराउंड, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं होंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज Zn2+ आयन इकट्ठा हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से Cu2+ इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब आप देखो, इन दोनों लिक्विड के जंक्शन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की, अगर आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहोगे तो देखो उस पोटेंशियल डिफरेंस में ये अपने आप ही काउंट हो जाएगा, होगा ना। मतलब फिर से आपके पोटेंशियल डिफरेंस में एरर आ रही है, तो इस एरर को रिमूव करना है आपको, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाना है। तो देखो, जब आपके दोनों सॉल्यूशन कांटेक्ट में है ही नहीं सॉल्ट ब्रिज लगने के बाद, बताओ क्या इनके बीच में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा, नहीं होगा ना। इस तरह से आपका सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। अगर आप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखना चाहो या इसको समझना चाहो, सिंपल इतना लिख देना, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड at the junction of the two electrolytic solutions separated by SPM, that semi permeable membrane।
तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आपने जो दो लिक्विड्स को सेपरेट किया हुआ है, इस जंक्शन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अकोमुलेशन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्ट ब्रिज का ये एक फंक्शन और होता है। तो सॉल्ट ब्रिज के टोटल 3 फंक्शन है, ध्यान रखें। पहला सर्किट को कंप्लीट करता है, इनर सर्किट को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपोजिटली चार्ज आयंस प्रोवाइड करके दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। और तीसरा, इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन को अवॉइड करता है और साथ ही साथ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, ताकि जब आप वोल्टेज मेजर करो तो उसके अंदर कोई एरर नहीं है। सही है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कैसे होता है, एनोड कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं और करंट कैथोड से कहाँ आता है, एनोड आता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन होते हैं। अब बात बची इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इतना तो आप समझ ही चुके हो, इनर्ट हम बोल रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो ना तो एनोड पर और ना ही कैथोड पर रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़, जो हमें यहाँ डिस्कस करनी होंगी, लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं।